जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोग का ठीक है मैथ में डिमांड था कि सर त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाइए, तो आज आप लोग के डिमांड पे ठीक है त्रिकोणमिति चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले जो चैप्टर कंप्लीट करवाए थे वो था आपका रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति मतलब कि इंग्लिश में इसको बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, इससे मतलब एक एग्जाम में आप लोग का कितना सवाल पूछा जाता है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति में ठीक है त्रिकोणमिति का अध्ययन किसने किया था, इसका जनक कौन है, इस सब के बारे में आज जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक है, बेसिक जानकारी जो होता है। और त्रिकोणमिति से ठीक है आप लोग का एग्जाम में कितना नंबर आने की संभावना रहता है वो देख लीजिए थोड़ा सा। तो कहा जाता है कि इस चैप्टर से ठीक है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आप लोग के एग्जाम में, सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से आता है। करीब करीब आपका 35 से 40 नंबर पक्का हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, हम कह रहे हैं कि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है ठीक है जो आपको एग्जाम में 35 से 40 नंबर पक्का करके जाएगा। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा ठीक है तो यहाँ से आपका 35 से 40 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा ठीक है, जो चैप्टर अभी हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति, तो इस चैप्टर को एकदम अच्छे से समझिएगा ठीक है, एकदम डिटेल से। ठीक है, क्योंकि एक बार समझ लीजिएगा तो फिर भूलिएगा नहीं। अगर आप रटने के पीछे जाइएगा तो वो चीज रटा हुआ ज्यादा दिन दिमाग में नहीं रहता। तो जो भी बच्चा पढ़ना चाह रहे हैं ठीक है, जो पढ़ रहे हैं ठीक है, जो नहीं मतलब कि क्लास देख पा रहे हैं ठीक है किसी कारण से, तो वो भी मतलब कि किसी तरह से अपना कोशिश कीजिए कि आप क्लास देख लीजिए। ठीक है, यानी इसके पहले जो चैप्टर कंप्लीट करवाए थे रियल नंबर वास्तविक संख्या, वहां पे बेसिक क्लास था जिसमें संख्या के बारे में बताया गया था। अभी जो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति, तो सबसे पहले समझिएगा त्रिकोणमिति क्या होता है, इसमें पढ़ा क्या जाता है, किसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो ध्यान देना होगा त्रिकोणमिति में पढ़ा क्या जाता है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, त्रिकोणमिति होता क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता क्या था, लिखेंगे त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, गणित की वह शाखा है जो किसी त्रिभुज, तो ध्यान दीजिएगा किसी त्रिभुज कहने का मतलब कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं समकोण त्रिभुज। यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है ठीक है जो किसी त्रिभुज ब्रैकेट में समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच, कोनों के बीच संबंध कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा गणित की वह शाखा, ठीक है, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, जिसके अंतर्गत यानी गणित की वह शाखा जो किसी त्रिभुज ब्रैकेट में समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के, ठीक है, और कौन सा त्रिभुज, तो वो समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति देख लीजिए, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे त्रिकोणमिति जो है तीन शब्द से बना, ट्री, गोनो और मेट्री। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आपका ट्री, फिर हो गया गोन, फिर हो गया मेट्रन। मेट्रन, तो ध्यान दीजिएगा ट्री का अर्थ क्या होता है, तीन, ट्री का अर्थ
3। गोन का मार्क्स होता है माप, माप नहीं भुजा, भुजा। गोन का अर्थ हो गया आपका भुजा। अब मेट्रन का मतलब हो गया माप, ठीक है। देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब क्या हो गया आपका त्रि, त्रि मतलब 3, त्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में ट्री का मतलब हो गया 3, ठीक है। और गोन का मतलब हो गया भुजा, और मेट्रन का मतलब हो गया माप। बोल सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का अर्थ होता है क्या, 3 भुजाओं का माप। तो ये 3 जो मतलब कि शब्द है, ठीक है, ट्री, गोन और मेट्रन, तो तीनों कौन सा शब्द है, तो ये तीनों ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। यानी ग्रीक कोई देश का होगा भाषा, वही का ही शब्द है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्री का अर्थ हो गया 3, गोन का मतलब हो गया माप में भुजा, और मेट्रन का मतलब हो गया माप। तो 3 भुजाओं का माप। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिकोणमिति। ग्रीक के 3 शब्दों, 3 शब्दों, 3 शब्दों कौन कौन हो गया आपका, ट्री, टी आर आई, ठीक है, कॉमा, गोन, फिर हो गया मेट्रन। से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति ग्रीक के 3 शब्दों, ठीक है, ट्री, गोन और मेट्रन से मिलकर बना है। ये तीनों का अर्थ क्या होगा था, 3 भुजाओं का माप। तो लिखेंगे 3 भुजाओं का माप, 3 भुजाओं का माप। तो याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिकोणमिति का, ठीक है, शाब्दिक अर्थ क्या होगा था, 3 भुजाओं का माप, ठीक है। अब त्रिकोणमिति में ट्री का अर्थ क्या होगा, 3, गोन का मतलब भुजा होता है, और मीटर मीन्स माप हो गया। और ये तीनों कौन सा शब्द है, के मतलब कि कौन सा भाषा के शब्द है, तो तीनों के तीनों क्या आपका है, ग्रीक भाषा के शब्द, ठीक है। अब तो आप देख लिए कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति का अर्थ भी समझ लिए, ठीक है। त्रिकोणमिति में पढ़ा किया जाता है किसके बारे में, तो किसी त्रिभुज मतलब कि समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। उसका भुजा और कोण के बीच में जो संबंधों का अध्ययन किया जाता है वो क्या आपका है, वही त्रिकोणमिति है। तो ये तो हो गया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात होता है, ठीक है। तो लिखेंगे, स्टार बनाकर लिखिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्य रूप से 6। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्य रूप से, ठीक है, कितने भागों पे मतलब कि कितने भागों में बांटा गया था, 6 भाग में। यानी आपसे पूछेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपको 6 है, ठीक है। यानी त्रिकोणमिति का जो अनुपात रहेगा वो 6, मतलब कि 6 उसका भाग है, ठीक है। अब वो 6 कौन कौन होगा, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा पढ़ते हैं, तो वही सब उसका क्या है, 6 अनुपात है, और उसी पे ही आधारित रहता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात रहता है वो मुख्य रूप से कितने पे आधारित रहता है, किस पे, तो वो 6 अनुपात पे आधारित रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्य रूप से 6 पे आधारित रहेगा, 6 भागों पे आधारित रहेगा, ठीक है। अब वो 6 कौन कौन सा होगा वो ध्यान दीजिएगा। तो पहला लिखेंगे साइन, ब्रैकेट में होता है साइन थीटा। दूसरा लिखेंगे कोसाइन, कॉस थीटा। फिर तीसरा लिखेंगे टेंजेंट,
ब्रैकेट में tan थीटा। अब देखिए इसी तरह से इधर लिख देते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है आपका कॉस है, कॉस्केंट, ठीक है, जिसको बोलिएगा कॉसेक थीटा। फिर होता है सेकेंड, इसको बोलिएगा सेक थीटा। फिर लास्ट होगा आपका कॉट टेंजेंट, इसको बोलिएगा कॉट थीटा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात को मुख्य रूप से हम लोग 6 भागों में बांटे हैं। वो 6 कौन कौन सा हो गया, तो पहला हो गया आपका साइन, साइन को क्या बोलते हैं हम लोग साइन थीटा शॉर्ट में। कोसाइन को बोला जाता है कॉस थीटा, टेंजेंट को बोला जाता है टेन थीटा, ठीक है। उसी तरह से कोसेकेंट को कोसेक थीटा, सेकेंड को बोला जाता है सेक थीटा, और कॉट टेंजेंट को बोला जाता है कॉट थीटा। तो इतना तक हो लोग कंप्लीट, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बेस में क्या बताइए त्रिकोणमिति का होगा है, तो त्रिकोणमिति में बताइए कि गणित की वह शाखा जो त्रिभुज के, ठीक है, वो भी समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण के बीच संबंध स्थापित कर रखिन है, वही अखिन, ठीक है। अब यहाँ पे फिर करार से समझा दे लियो। ट्री के मतलब होली तीन, और गुण के मतलब भुजा, मेट्रन मतलब माप। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ का होली तो तीन भुजाओं का माप, तो याद रखबू। फिर त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के गो हकिन मुख्य रूप से 6 भाग पे, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात को बांटल गए, मतलब कह सकलू कि 6 अनुपात यानी 6 गो जो उसका है, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात उसी पे आधारित है, यानी पूरा त्रिकोणमिति, ठीक है, कितने अनुपात पर आधारित है, तब मुख्य रूप से 6 अनुपात पे, ठीक है। और 6 कौन कौन सा हकिन, तो पहला साइन, तो साइन को लिख ली साइन थीटा, कोसाइन को लिख ली कॉस थीटा, और टेंजेंट को लिख ली टेन थीटा, और फिर कोसेकेंट को कॉस थीटा। तो इस शॉर्ट में थोड़ा सा लिखे के है। अब इतना कि पहले स्क्रीनशॉट ले ले, ओकर बाद फिर देख रही इनका यूज कहाँ कहाँ करल जाए प्रयोग, ठीक है, और किसके किसके बीच में संबंध स्थापित हो रहा है वो भी देखल जीती यहाँ पे। इतना का स्क्रीनशॉट ले ला। चल अब ध्यान दा त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, का होगा है तो देख लो अभी। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को होगा है, ठीक है, यानी त्रिकोणमिति को मुख्य रूप से 6 अनुपातों में, ठीक है, बांटा गया है, यानी 6 बेस पे आधारित होता है, ठीक है, 6 अनुपात पे आधारित होता है कौन, त्रिकोणमिति, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का जो अनुपात था, त्रिकोणमिति अनुपात वो 6 हो गया। अब देखेंगे हम लोग, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात का संबंध किसके बीच होगा, ठीक है, तो लिखेंगे त्रिकोणमिति स्टार बनाकर लिखिएगा, अनुपात समकोण त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के कोण ब्रैकेट में थीटा का संबंध, संबंध उसके भुजाओं लंब, लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। फिर होगा आपका आधार, आधार को इंग्लिश में बोला जाता है बेस, तथा कर्ण, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपो, हाइपोटेन्यूज, TENUS, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज, कर्ण को, के साथ, के साथ संबंध स्थापित करता है। तो ध्यान दो इधर, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात का काम कौन सी था, त्रिकोणमितीय अनुपात का काम है मुख्य रूप से कौन सी, कि समकोण त्रिभुज के कोण, कोण के मतलब कौन सी, थीटा का संबंध, ठीक है, उसकी भुजाओं, भुजाओं में कौन कौन, लंब, लंब को इंग्लिश में बोला जाए परपेंडिकुलर, फिर आधार को बोला जाए इंग्लिश में बेस, और तथा कर्ण, कर्ण को बोला जाए हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज के साथ संबंध स्थापित करता है कौन, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये तो पता चल गया कि त्रिकोणमितीय अनुपात के काम कौन सी बात, जब लिखा लिया 6 गो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, तो सबका संबंध किसके साथ बनेगा, तो वो भुजा, लंब, आधार और कर्ण। तो सबसे पहले हम समझे पर तो त्रिकोणमिति मतलब, ठीक है, कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज का होगा है, और हमें लंब कौन कौन होगा, कौन आधार होगा है, फिर हम देख लो थोड़ा सा यहाँ पे समझा दिए हल्का सा।
जैसे समकोण त्रिभुज हो सकते, ठीक है, ए बी सी, ये 90 डिग्री, इधर मान ले ली हम लंब, इधर मान ले ली आधार, इधर मान ले लियो कर्व। तो देख लो यही होगा कौन, ठीक है, लंब आधार कर्व। तो एकरे साथ संबंध स्थापित करल जीती कौन, त्रिकोणमितीय अनुपात के काम है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा जो भी निकालबो तो यही तीनों का प्रयोग करके, लंब और आधार और कर्ण, ये तीनों के अलावा इनमें में कुछ नहीं। तो ये ध्यान रखो कि लंब आधार और कर्ण के साथ जो संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है, वही अनुपात क्या कहला रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, यानी थीटा की मदद से, कोण की मदद से ये तीनों भुजा के साथ जो संबंध स्थापित करेगा वही अनुपात आपका कहलाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। तो याद रखो अभी हम समकोण त्रिभुज समझेबो, ठीक है को, तब यहाँ पे केवल परिभाषा याद रखिए। आप देख ले त्रिकोणमिति का, ठीक है, यूज देखो, यूज प्रयोग, तो देखो प्रयोग, तो त्रिकोणमिति का प्रयोग कब करल जाती, कब मतलब त्रिकोणमिति के इस्तेमाल करल जाता है। देखो अगर टावर के ऊंचाई ज्ञात करेला को, कहीं मतलब कि नदी है, नदी को पटी एगो पेड़ है, तो पेड़ के तोरा ऊंचाई पता करेला, तो वहां पे त्रिकोणमिति के प्रयोग करबो, ठीक है। चाहे मीनार के ऊंचाई निकालेला, चाहे मतलब कि तो छत्ता, छत्ता के ऊपर कोई ध्वज गड़ल है और ध्वज के ऊंचाई पूछ रहे जमीन से ना, तो छत्ते से पूछ रहे है, तो ओकर ऊंचाई निकाले लगी त्रिकोणमिति के प्रयोग करबो। ब्रिज के ऊंचाई होगी, नदी के चौड़ाई होगी, चाहे ऊपर कोई एरोप्लेन उड़ रहा है तो माथा के ऊपर, चाहे पतंग उड़ रहा है, ठीक है, अब पूछती कि जमीन से, ठीक है, कितना ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है, तोरा में कौन दे तो फिर पतंग की ऊंचाई पूछतो तोरा से। तो इस तरह से मतलब कि बहुत सारा चीज में इसका प्रयोग किया जाता है। अतीत में क्या होता था, अतीत में जो खगोल शास्त्री थे, ठीक है, तो लिखेंगे अतीत में खगोल शास्त्री त्रिकोणमिति का प्रयोग यानी अतीत में खगोल शास्त्री त्रिकोणमिति का प्रयोग किस लिए करते थे, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। पृथ्वी से सूर्य, कौमा, तारे तथा ग्रहों की बीच, ग्रहों के बीच दूरी ज्ञात करने के लिए, ये तो हो गई इतिहास में। अभी हम लोग कौन सी में प्रयोग कर रहो, तभी हम लोग प्रयोग करते हैं ब्रिज की ऊंचाई पता करना है। फिर हो गई तोरा मीनार की ऊंचाई जरूरत है कि मीनार की ऊंचाई कितना होता है, इंजीनियर वगैरह भी इसका प्रयोग करा, ठीक है। फिर टावर की ऊंचाई तोरा निकाले ला को, तो पता करबू। फिर हो गए हवाई जहाज या पतंग की ऊंचाई, अब ईटीसी कर सकलू, बहुत सारा ऐसा चीज है, ठीक है। यानी अतीत में खगोल शास्त्री त्रिकोणमिति का प्रयोग किस लिए करलखिन, तो सबसे पहले पृथ्वी से, यानी जहां पे हमने सब रह लिए, वहां से सूर्य की दूरी, तारा की दूरी, ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए करलखिन प्रयोग में। लेकिन अभी हमने सब कौन चीज कर, ब्रिज की ऊंचाई पता करे लगी कर सकलिए, मीनार के ऊंचाई पता करे लगी, टावर की ऊंचाई पता करे लगो तक कर सकलू हो। फिर हवाई जहाज कितना ऊंचा पे उड़ल है, तो जब तू जहां पे सर हूँ वहां से, ठीक है, तो माथा पे उड़ल, ऊपर हवाई जहाज जैसे देखा लू ऊपर करके 90 डिग्री की कोण बन गई। अब तो पूछती मतलब कि नीचे से ऊपर कितना ऊंचाई पे उड़ रहे हो, ठीक है, तो वहां पे मतलब कि निकाले लगी तोरा मतलब कि पतंग के ये मतलब कि हवाई जहाज की ऊंचाई, ठीक है, कि जमीन से कितना ऊंचा पे उड़ रहे है, अब तोहरा तर से कितना दूरी पता मतलब थी कौन सी के हवाई जहाज के। हवाई जहाज डायरेक्ट ऐसे देखो सीधा, तो सीधा देखो तो थोड़ा देखे में थोड़ा दिक्कत होती, तो हल्का दूर है तो वही सोचते टेढ़ा में, ठीक है। पतंग की ऊंचाई भी सीधा डायरेक्ट ना देख सकलो हो, डायरेक्ट कैसे देखो, माथा पे तो उड़ती ना पतंग बा, ठीक है। अगर कोई और उड़ा रखिन तो बात अलग है कि वहां से नीचे से तू देख ले, लेकिन जो उड़ा रखिन है, ठीक है, वो तो एकदम सीधा देख ही ना सकिन, क्योंकि पतंग हल्का सा दूर उड़ा है। तब पतंग की ऊंचाई निकाले लको, चाहे जहाज की ऊंचाई निकाले लको, ठीक, हवाई जहाज के, तो क्या कर प्रयोग करबू, त्रिकोणमिति के, ईटीसी कर दहियो आदि, ठीक है। तो देखो त्रिकोणमितीय अनुपात बता दिलियो, त्रिकोणमितीय अनुपात के काम कौन सी हो गई, फिर इसका यूज देख ले प्रयोग।
आप थोड़ा सा इतिहास जान लो कि त्रिकोणमिति का सबसे पहले प्रयोग कौन करखिन, ठीक है। त्रिकोणमिति का जनक कौन हकिन, यहाँ लिखो त्रिकोणमिति के जनक हिपार्कस। तो त्रिकोणमिति के जनक हिपार्कस को कहा जाता है। तो ध्यान दो, ठीक है, कि त्रिकोणमिति के जनक हिपार्कस, यानी एक हिपार्कस क्या हखिन, गणितज्ञ। तो गणितज्ञ हिपार्कस हखिन, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति के अध्ययन यही करखिन, इसीलिए हिनकर हिनका कौन सी हमने सब बोल रही है, तो इनका प्यार से बोल दिली कि यही हखिन त्रिकोणमिति के जनक। तो इतना क्या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर देख भी त्रिकोणमिति के सबसे पहले प्रयोग कब करखिन, ठीक है। नीचे उतना जगह ना बच रहा कि लिख पे वो, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेकर। चल अब ध्यान दा, त्रिकोणमिति के जनक कौन हो गए, हिपार्कस। तो हिपार्कस के ही त्रिकोणमिति के जनक क्यों कहा जाए, तो सबसे पहले जो त्रिकोणमिति के अध्ययन करे वाला आदमी हलखिन, तो वही हलखिन कौन, हिपार्कस। कहाँ के हलखिन ये भी देख लो, यहाँ पे लिख दीजिए स्टार बना करके, ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ने 140 बीसी में सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज में भुजाओं का संबंध यानी ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ने 140 बीसी में सर्वप्रथम, ठीक है, समकोण त्रिभुज में भुजाओं का संबंध किसके साथ, कोनों के साथ, कोनों के साथ स्थापित किए। तो ध्यान दो, ग्रीक गणितज्ञ हिपार्कस ने 140 बीसी में सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज में भुजाओं का संबंध कोनों के साथ स्थापित करखिन, ठीक है, के साथ स्थापित किए थे। तो जब ये कर दलखिन, इसीलिए इनका कौन सी बोला जाता है, गणितज्ञ, ठीक है, मतलब कि जनक, त्रिकोणमिति का जनक। तो त्रिकोणमिति के जनक आखिर बोले के रीजन पता चल लो, क्योंकि सबसे पहले, ठीक है, जो समकोण त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज में कोण और भुजा के बीच जो संबंध स्थापित करने का काम सबसे पहले कौन करखिन, गणितज्ञ हिपार्कस ने। कब करखिन, 140 बीसी में, ठीक है। और जन्म 190 में हो लिया, 140 में कर दलखिन, तब पीछे आके करखिन, तब पीछे ना उस समय ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय उल्टा चला, ठीक है, यहाँ पे याद रखो 140 में। तो याद रखो कब करखिन, 140 में, ठीक है, स्थापित। अब देख लो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात को संक्षेप में ही अनुपात भी कहते हैं। तो ध्यान दो, त्रिकोणमितीय अनुपात के संक्षेप में कौन सी बोला जाए, टी अनुपात है। टी से हो गई त्रिकोणमिति, ठीक है, और अनुपात के अनुपात हो गई, तो कोई दिक्कत ना, यहाँ पे शॉर्ट में भी याद रखो। अब यहाँ पे देख लो कुछ चीज है जरा में कंफ्यूजन रहा है। साइन ए, ठीक है, एक संकेत है, साइन एक संकेत है, न कि साइन और ए का गुणनफल, गुणनफल। तो याद रखो, ठीक है, कि साइन ए एक संकेत है, ना कि साइन और ए का गुणनफल। कितना लेखन कंफ्यूज हो, सर साइन और ए को गुना कर भी साइन ए ही थी, ठीक है, कि साइन और ए के गुना कर भी साइन है,
लेकिन यहाँ पे जो साइन ए पढ़ लो तो साइन यहाँ पे एक संकेत है, ठीक है। ये नहीं कि साइन ए को मान लो कि गुना करके वही लेता, गुना करके नहीं लो, ठीक है, को याद रखो सीधा साइन ए कौन सी एक संकेत, साइन थीटा भी एक संकेत है ना कि साइन और थीटा का गुणनफल, कौशिक ए भी कौन सी संकेत है ना कि कौश और ए, कौशिक और ए का गुणनफल है, तो याद रखना है इस काम। आप देख लो त्रिकोणमिति में चलो नॉर्मल बेसिक जानकारी, ठीक है। अब हम लोग त्रिकोणमिति में मेरा में चर्चा कौन सी हो तो समकोण त्रिभुज पे, ठीक है। आखिर समकोण त्रिभुज होगा कौन से, ठीक हो रहा है लंब आधार कर्ण कहाँ रहा, ठीक है। लंब के काम आधार का काम, ठीक है, और कर्ण का काम। इस तरह से मतलब कि हम लोग जब पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ठीक है, यहाँ पे मैथ मिलेगा बनाने के लिए, तो कैसे प्रयोग करना वो अब देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो कि समकोण त्रिभुज हुआ है का, ठीक है। यहाँ पे लिखो हेडिंग में, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो ध्यान दो वैसा त्रिभुज, ठीक है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक ही कोण 90 डिग्री होना चाहिए, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो याद रखो, यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री, ठीक है, अब बाकी दो कोण मतलब कि न्यून कोण होना चाहिए, लेकिन दोनों न्यून कोण ऐसा होना चाहिए कि दोनों के जोड़ के कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये भी याद रखो, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री था, बाकी जो दो कोण बचथिन था, ठीक है, वो दोनों कोण कौन सी थी, न्यून कोण। और दोनों न्यून कोण जब होती तो दोनों का योग भी 90 डिग्री, तब ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। आई नहीं कि दोनों न्यून कोण 90 से ज्यादा हो जाती, तब फिर एगो 90 अपने से पहले से, तो फिर वो समकोण त्रिभुज कहलाते कैसे, वो त्रिभुज के निर्माण न होते। जैसे कर एग्जाम्पल देख लो, उदाहरण में चित्र बना दे, ए बी सी, यार में कौन बी 90 डिग्री, अगला बना दे सही, पहला चित्र हो गया, दूसरा बी ए सी, एरा में कौन ए 90 डिग्री। तो देख लो एरा में जौन कौन बोलते हो 90 डिग्री, ठीक है, और आप इस तरह से चिन्ह दे दो, ये चिन्ह का मतलब कौन सी हो गई 90 डिग्री, जौन कौन बोलते हो। अब अगला में देख लो तीसरा में सी ए और बी, तो देखो एरा में सी कोण 90 डिग्री, तो देखो तीनों में मतलब कि तीन कोण 90 डिग्री, एरा में पहला में बी, दूसरा में ए, ठीक है, तीसरा में सी। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज, ठीक है, खत्म हो गलो। मतलब कि अब समकोण त्रिभुज में कारण लंब आधार के बारे में थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि ओकरा बिना मतलब कि चैप्टर बड़ा अधूरा हो, ठीक है। अगर लंब आधार कारण बढ़िया से ना लो समझ में, तो समझो त्रिकोणमिति थोड़ा सा बनवे ना करतो अच्छा से, ठीक है। तो लंब आधार कारण बढ़िया से समझना जरूरी है को, ये सब तो अभी बेसिक जानकारी है, कोई यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लो तो एग्जाम में नहीं लो तो कोई भी कोई गारंटी ना हो। इतना का स्क्रीनशॉट ले ला, समझने लगी है कोई सब जरूरी है, मतलब बेसिक चीज। चलो अब ध्यान दो, ठीक है, कि समकोण त्रिभुज में लंब आधार और कर्ण के बीच में संबंध कौन कौन रहा है, ठीक है, कि कौन सा संबंध स्थापित करें, जरा में लंब भी आ जाए और आधार भी आ जाए तो कर्ण भी आ जाए। यहाँ पे पा रही हो सबसे पहले समकोण त्रिभुज के चित्र, तो हनियो सब बना लो समकोण त्रिभुज के चित्र, ए बी सी। अब यहाँ पे ध्यान दे, ऐसा एक और बनाते ही है, पी क्यू आर, डी ई एफ। अब देखो ए बी सी समकोण त्रिभुज, ये हो गया पी क्यू आर समकोण त्रिभुज, और डी ई एफ। तेरा बोल सकली कि ए बी सी बी, अभी भी देख लो समकोण त्रिभुज, तेरा में बी कोण 90 डिग्री है, तो जो कोण 90 डिग्री, ठीक है, वो बीच में रख दो, तो यहाँ पे बीच में आ गलखिन, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज। एरा में से कौन होती पी क्यू आर, यानी 90 डिग्री के बीच में रखबू, फिर एरा में डी ई एफ 90 डिग्री बीच में। अब यहाँ से खेल शुरू होगा, ठीक है, कि कर्ण कौन होती,
तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, याद रखो। एरा में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ई कर्ण, और एरा में 90 डिग्री वाला सामने वाला भुजा ई कर्ण। अब कर्ण के नाम देख लो, तो एरा में कर्ण कौन हकिन, ए से लेके सी तक, यही ना भुजा कर्ण कहलाथुन। तेरा में लिखबू कर्ण पहला चित्र में, दूसरा और तीसरा। तो पहला में देखू कर्ण कौन हो जथिन, ए सी, कर्ण ए सी। दूसरा में देखू तो कर्ण कौन होथिन, तो दूसरा चित्र में कर्ण हो जथुन तोरा पी आर, पी आर। अब तीसरा चित्र में देख लो, तो तीसरा चित्र में कर्ण कौन, डी एफ, डी एफ। डी एफ। तो याद रखिए कोई भी समकोण त्रिभुज, ठीक है, कोई भी समकोण त्रिभुज में जो उसका 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा, ठीक है, वो भुजा कौन सी कहलाथुन, कर्ण। यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा के कौन सी बोलबी, कर्ण। तो याद रखबो कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो भी हलखिन तो कर्ण कहलाथुन। चाहे मतलब कि त्रिभुज कोई भी, मतलब कैसा भी त्रिभुज हो, बस याद रखना कि त्रिभुज लेकिन होना चाहिए कैसा में भी क्या, समकोण। यानी उसका जहां से भी कोण, अब 90 डिग्री ही रहती है यहाँ पे, एक सामने वाला भुजा ई कर्ण। आप देख लो तो कर्ण के हो गलो फैसला। अब बचलो आधार और लंब, तो लंब केरा बोलल जाए, याद रखबू। तो लिखो थीटा के सामने वाले, थीटा ब्रैकेट में कौन सी, कोण। के कोण में कौन कौन, न्यून कोण याद रखो, ठीक है, इन्हें की समकोण। समकोण के सामने वाला भुजा तो कर्ण हो ही गेलखिन। एरा में कोण में था, कोण में न्यून कोण, तो याद रखो न्यून कोण के सामने वाले, सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। अब देख लो कोण के सामने वाला भुजा को कौन सी बोलेंगे, लंब। तो देख लो ना पहला चित्र में, तो पहला चित्र में मान ले कि यहाँ पे जैसे सी है, अगर कोण सी हम रखे, कौन सी रखे, कोण सी, तो लंब कौन होती, कौन भुजा लंब, एक सामने वाला भुजा कौन, ई लंब। लेकिन अगर हम कोण बदल दिए, बोलबी कोण ए, कोण ए, तो कोण ए बोलबी तो एक सामने वाला लंब कौन, ई। तो याद रखो अगर एगो लंब पता चल गलो तो आधार तो अपने आप बचे को तीसर का, क्योंकि कर्ण पते रहो तो रहता लंब में ना पता करेला। जब लंब पता होगी तो फिर कर्ण मतलब आधार तो बचा रहो, तो जो आधारे हो। तो पहला चित्र में देखो, पहला चित्र में कोण सी, कोण सी, तो कोण सी के अनुसार देख रहा लंब, कोण सी के अनुसार लंब। अब फिर लिखबी कोण ए के अनुसार लंब, ए के अनुसार लंब। तो देखो सी के अनुसार, तो हम बोली कौन सी, लंब केरा बोला जाए, थीटा यानी कोण के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। तो थीटा के सामने यानी कोण के सामने वाला, तो कोण यहाँ पे सी, सी के सामने वाला भुजा कौन, ए बी। तो पहला में लंब कौन हो जिथुन, ए बी। और दूसरा देख लो कोण ए के अनुसार लंब, तो कोण ए यहाँ आखिन एक अनुसार लंब, तो एक सामने वाला भुजा कौन, कोण ए के सामने वाला भुजा बी सी। तो एरा में लंब कौन हो जिथिन, बी सी। तो यही याद रखबो कि लंब कब कहलाखिन। अब बाकी जो बचिन आधार, तेरा में देखो सी के अनुसार लंब कौन हो गलखिन, ए बी। तो ए बी तो लंब हो गलखिन, तो बचखिन बी सी जे कौन ची, आधार। तो जो बच गलखिन वो आधार फिक्स कर दो, क्योंकि कर्ण तो बदलतो है ना। एरा में आधार कौन हो जिथिन, तो एरा में आधार हो जिथिन तो हर बी सी तो हो गलखिन लंब, तो बचखिन कौन, ए बी। तो ए बी हो जिथुन आधार। तो ध्यान से समझ लो, ठीक है, कि थीटा के सामने वाला भुजा को कौन सी बोलेंगे, यानी कोण के सामने वाला भुजा को लंब। लेकिन कौन कोण, न्यून कोण। तो यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान रखबू, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दियो न्यूने कोण का, कंफ्यूजन न रखियो, याद रखिया। यानी न्यून कोण यानी थीटा के सामने, थीटा के सामने ब्रैकेट में न्यून कोण लिख दियो। यहाँ पे अगर थीटा, थीटा मान लो सी है, तो सी के सामने वाला भुजा कौन, ए बी। तो ए बी कौन सी हो गई, लंब। तो यहाँ पे वही बोले लगे थीटा के सामने वाला भुजा को लंब। तो देखो पहला में कौन सी के अनुसार लंब, तो सी के अनुसार लंब कौन, ए बी। अब ए बी लंब हो गलखिन, तो बचखिन कौन, बी सी, बी सी आधार। क्योंकि कर्ण तो ए सी कभी चेंज नहीं होथुन, कर्ण में कोई बदलाव ना कर सकलो, ठीक है। लंब आधार बदलते रहथिन कब, थीटा के अनुसार। अब देख लो एरे में कौन ए, तो ए के अनुसार लंब कौन, बी सी। अब बी सी लंब हो गलखिन, ए यहाँ पे कोना कोन, एक सामने वाला भुजा कौन, बी सी। तो सामने वाला भुजा को ही तो लंब बोल रही है। तो ये हो गया पहला चित्र में कंप्लीट। अब देखो चित्र नंबर 2 में,
तो दो में तुम बताओ, ठीक है। पहला आर के अनुसार लंब, तो आर के अनुसार लंब कौन हो जितो, तो लिखू आर के अनुसार, ठीक है, कौन, आर के अनुसार लंब। तो आर के अनुसार लंब कौन, पी क्यू, पी क्यू। और जब पी क्यू लंब तो बचकिन कौन नीचे एक भुजा क्यू आर, तो क्यू आर कौन चीज आधार। अब देख लो कौन पी के अनुसार, कौन पी के अनुसार, तो पी के सामने वाला भुजा कौन, क्यू आर। तो लिखू कौन पी के अनुसार लंब, तो पी के अनुसार लंब कौन सी थी, क्यू आर, क्यू आर। तब बच गए आधार कौन, तब आधार हो थी पी क्यू। तो लिख दो जो बचल, जो बच गए वही आधार पी क्यू। तो केवल लंब पता कर लो, ठीक है, आधार अपने आप पता चल जितो। अगर लंब में कंफ्यूजन हो लो तो आधार में भी पूरा कंफ्यूजन रह जेतो। तो याद रखू, ठीक है, कि लंब में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो लंब पहचानना आसान है कि जौन कौन के पूछ दिल को अगर सामने वाला भुजा देख लो लंब सीधा नाम फिक्स है। अब देख लो चित्र नंबर तीसरा, ठीक है, इधर। तो तीसरा में बताइबू, ठीक है, कि लंब कौन होती है। तो पहला एफ के अनुसार, ठीक है, और दूसरा बताइबू डी के अनुसार। तो पहला लिखा है एफ के अनुसार, एफ के अनुसार। तो एफ के अनुसार लंब कौन होती, तो एफ के सामने वाला भुजा कौन, डीई। तो डीई लंब हो गल खून, ठीक है। अब बचखिन कौन, आधार। तो आधार कौन हो जाती, तो जो बच गलखिन, तो डीई तो हो गलखिन लंब, तो बच गलखिन कौन, ई एफ, ई एफ। तो जो बच गलखिन वो कौन सी हो गलखिन, आधार। अब देख लो एफ के अनुसार तो हो गलखिन, अब देखो डी के अनुसार, डी के अनुसार। तो लिखिए यहाँ पे ये कौन एफ के अनुसार हो गलखिन। अब देखो कौन डी के अनुसार, कौन डी के अनुसार। तो डी के अनुसार कौन सी हो जाती है, डी के अनुसार लंब कौन, ई एफ। तो लिख दो यहाँ पे लंब बराबर ई एफ कौमा आधार। तो आधार कौन सी होती है देख लो। तो लंब हो गलखिन ई एफ सामने वाला भुजा, तो बचखिन जे कौन सी आधार। तो आधार हो गलखिन डी। तो याद रखिए रमे कर्ण, तो कर्ण तो पता चल जतो कि मतलब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को बोले कर्ण। और लंब भी पता चल गलो कि थीटा के सामने वाला भुजा को कौन सी बोले लंब। यानी जौन कोण के सामने तोरा से पूछ दो, पूछ देती है रमे साइन सी, साइन सी। तो सी का मतलब ई है, एक सामने वाला भुजा कौन, ई। तो हो जाती लंब। ए बी के बना लू लंब, एरा बना लू आधार, क्योंकि कर्ण में कोई चेंज ना होती। अब पूछ दिल कि एक अनुसार, एक अनुसार, तो एक अनुसार लंब कौन हो जाती, सीधा पलटी मारबू लंब, आई हो जाती आधार, ठीक है। आई कर्ण में कोई बदलाव ना हो। तो इस तरह से, ठीक है, तोरा लंब आधार और कर्ण हम बता दिलियो, ठीक है, कि कब लंब होती, कब आधार और कब कर्ण। तो ये तो तीनों पता चल गलो। अब ये हमें कि लंब निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे सर, चाहे आधार निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और कर्ण निकालना होगा तो कैसे निकाला जाएगा। तो इतना का मतलब कि पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद वो भी थोड़ा सा समझा देते हैं। चल अब ध्यान दा, ठीक है, लंब कैसे निकालतो, आधार कैसे निकालतो और कर्ण कैसे निकालतो। ए बी सी, कर्ण ए सी, लंब ए बी और आधार बी सी, ठीक है। तो याद रखो लंब आधार और कर्ण के बीच में एक, ठीक है, मतलब कि संबंध है जो स्थापित कौन कर पाइथागोरस। तो पढ़ेला को तो के 10वें में त्रिभुज में पढ़ेला को, लेकिन त्रिभुज छोड़ के हम आगे बढ़ गए है, त्रिकोणमिति में आ गए तो के डिमांड पे कि सर त्रिकोणमिति पढ़ाओ। और बात ये भी जरूरी कि त्रिकोणमिति 35 से 40 नंबर अकेले पूछा कि, ठीक है, तो जहां से ज्यादा नंबर आ रहे पहले उस हम चैप्टर कंप्लीट करवा दे, ठीक है, फिर बाकी जो बचती जरा से कम नंबर के मतलब सवाल आवा, ठीक है, तो उस भी देखल जाती। तो त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज भी पढ़ना जरूरी है, ऐसा ना कि खराब बोली, लेकिन का करूँ मतलब धोनी के डिमांड के कारण यहाँ पे हमारा मूडे बदल गलो। अब मूड बदल गलो तो त्रिकोणमिति स्टार्ट कर दिलियो। यहाँ से 35 से 40 नंबर फिक्स करे ला तो थोड़ा ध्यान से समझ लो। अब देखो यहाँ लंब आधार और कर्ण, ठीक है, का हुआ है। तो तीनों में एक प्रमेय हुआ है जेकर नाम है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो देख लो ये तो हो गई कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एरा से हम ढेरे फार्मूला बनेबी, कौन कौन फार्मूला बनेबी जे देखो। ये तो पहला फार्मूला हो गलो, दूसरा बना हो
कर्ण स्क्वायर, इधर से लंब प्लस में इधर लेबू तो माइनस में बराबर आधार स्क्वायर बन गलो। ठीक है, कि आधार का स्क्वायर बराबर कौन सी कर बीता, कर्ण का स्क्वायर बड़का में से, ठीक है, लंब के घटा देवी क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होगा। अब तीसरा देख लो, कर्ण स्क्वायर माइनस, ठीक है, आधार क्या लिया इधर, उधर प्लस में खींच दे रही थी तब माइनस में, इधर बच लो लंब स्क्वायर। अब देख लो, ठीक है, पचमा, अगर तोरा कर्ण निकालेला, कौन सी निकालेला, कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर है, स्क्वायर उधर लेके जाऊ कौन सी में चल जाती रूट में, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वैसा ही तोरा निकालेला आधार, क्या निकालेला है आधार, आधार निकाले तो देखो स्क्वायर में इधर ही दी तब रूट में, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, ठीक है, फिर तोरा निकालेला है लंब, तो लंब में कौची करबू, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है, रूट में। तो इस तरह से तो हर 6 को फार्मूला तैयार हो गलो, ठीक है, लंब आधार और कर्ण के बीच में, तो ये तो नॉर्मल फार्मूला है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन आ सकलो है, रिक्त स्थान में देते ही तो देते ही, ठीक है। अब यहाँ से एक कर प्रयोग के द्वारा, ठीक है, ये याद रखिए, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फिर आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो अगर ये याद रहो, ठीक है, तीनों, तो तोरा लंब आधार 2 को देले रहतो और हम एगो कोई निकालेला, चाहे कर्ण दल के आधार दल के तो लंब निकालेला, कर्ण और लंब दल के तो आधार निकालेला पूछतो। अगर ये तीनों पता रहतो तभी तो मतलब कि समकोण त्रिभुज में कोई भी सवाल तू बना सकलो समकोण त्रिभुज के, क्योंकि यहीं से सवाल तोरा पूछल जेतो, ठीक है, लंब दे तो आधार दे तो और मतलब कि कर्ण दे ले ना पूछ दे तो साइन थीटा का मतलब कि निकालिए मान, तो कैसे निकालबू, साइन थीटा का फार्मूला होगा लंब बटा कर्ण, तभी हम साइन थीटा का फार्मूला ही समझना चला लिया। अब कल चलबो अगला क्लास में, ठीक है, आज क्लास बेसिक इतना काफी हो गलो, क्योंकि बेसिक क्लास में ही थोड़ा सा ज्यादा बन गलो क्लास। तब तुहनी सबसे एक ही बात बोलल जाइयो, बार बार जो ना बोलेला चाहिए, ठीक है, कि क्लास की ज्यादा से ज्यादा शेयर करूँ, क्योंकि त्रिकोणमिति नया नया चैप्टर स्टार्ट होलो, 40 नंबर के चैप्टर है, 35 से 40 नंबर तोरा दे के जेतो, तो जो चैप्टर ज्यादा नंबर के तो ज्यादा शेयर होना चाहिए, ठीक है, आप लोग अपना ग्रुप में फैला दीजिए, ठीक है, दम जितना होता उतना फैलाइए, और ये चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए, और मतलब क्या बोलेंगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।